एजाज चौधरी साहब, एक बार बहुत फिर शुक्रिया आपके वक्त का। इन मुज़ाकरात की अहमियत तो तारीख़ी है, इसमें पाकिस्तान के खुद बात किए बगैर पूरी दुनिया इसको तस्लीम कर रही है। अब सबसे जो ज़्यादा अहम सवालात हैं सभी के ज़हन में कि कौन से ऐसे मामलात हैं जो हल करना आसान होंगे दोनों मुल्कों के लिए, और कौन से ऐसे मामलात हैं जिन पे बहुत ज़्यादा मुज़ाकरात में बातचीत की ज़रूरत हो सकती है और उसमें कुछ पेचीदगियाँ भी सामने आ सकती हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान इन मुज़ाकरात में, जिसमें पाकिस्तान एक मुकम्मल तौर पर एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इस पर फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कोई क्या चैलेंजेस ऐसे हैं आपकी नज़र में जो पेचीदा हो सकते हैं जब मुज़ाकरात के ज़रिए उन्हें हल करने की कोशिश की जाए? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान की सफारतकारी की भी और कौमी तारीख़ में भी सबसे रोशन दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी कौम इकट्ठे होके अपनी क़यादत के पीछे खड़ी है कि वो अमन करवा रहे हैं, वो जंगें रुकवा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक हमारे लिए सबके लिए बतौर पाकिस्तानी ये फ़ख्र का दिन है। सबसे मुश्किल और सबसे आसान मेरे ख्याल में जो इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है जंग बंदी की तोसी। और जंग बंदी की तोसी अमेरिका तो करना भी चाह रहा है, वरना डोनाल्ड ट्रंप साहब शायद अपने नायब सदर को भेजते ही ना। और उनकी वहाँ पे जिस कदर कीमत उनकी सियासी कॉस्ट जो है पॉलिटिकल कॉस्ट बढ़ती जा रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, क्योंकि अमेरिकी अवाम इस जंग के हक में नहीं है, तो चुनाचे वो रोकना चाहते हैं। तो जंग बंदी की तोसी मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मेरे ख्याल में ईरान के लिए भी अहम होगी, बशर्ते कि इसराइल भी वो जंग बंदी करे, ना सिर्फ ईरान के खिलाफ बल्कि लेबनान के अंदर भी। तो सबसे पहला और अहम नुक्ता ये होगा कि क्या अमेरिका तैयार है इसराइल के बिहाफ पे ये गारंटी देने का कि नेतन्याहू साहब लेबनान में या सीरिया में या ईरान के खिलाफ कहीं और दोबारा जंग शुरू तो नहीं करेंगे। ये सबसे पहले मेरे ख्याल में तय होना है, जो आज शायद तय हो भी गया हो, अभी तो वो खाना भी खा चुके होंगे, लेकिन शायद दूसरा राउंड हो रहा हो। दूसरी बात जो है वो ये है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है, महदूद पैमाने पे खोलना है या मुकम्मल तौर पर खोलना है। अमरीकी तो चाहते हैं कि वो जाके ये अपने घर में कह सकें, देखें हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दी, इसलिए वो इसके ऊपर भी बड़ा जोर लगाएंगे। ईरान को ये पता है कि उसके पास अगर कोई गारंटी है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, कोई और मुल्क आके गारंटी दे नहीं सकता। तो इस वजह से ईरान शायद ये कहे कि ठीक है मैं जंग बंदी में तोसी कर रहा हूं, लेकिन अगर इसराइल ने दोबारा कोई जंग की या आपने कोई जंग की तो मैं इसको महदूद पैमाने पे खोल रहा हूं, वरना मैं इसको दोबारा बंद कर दूंगा। तो ये एक दूसरा पहलू है जिसके ऊपर काफी लड़ाई होनी है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे मामलात हैं, जिस तरह ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं या न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अब जो डबल स्टैंडर्ड बड़ा खुलकर सामने आ रहा है कि इसराइल जो जंगजू है, जो हर तरफ जंग कर रहा है, उसका पास तो न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है और वो शायद इस्तेमाल भी कर देता यहाँ पे ईरान के ऊपर। तो ईरान का आपको वो यानी नजर आ रहा है खतरा दुनिया के लिए, इसराइल का खतरा नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में ये बहस भी अब चल निकलेगी, तो इसके ऊपर भी बाद में शायद डिस्कशन हो। तो मुझे जो सब ये लग रहा है कि अभी पहले दो नुकात पे बात हो रही होगी। ये पहले जो मैंने कहा कि जंग बंदी में तोसी जिसमें लेबनान भी शामिल हो, इसराइल भी शामिल हो, और दूसरा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खोले जाना। बाकी सारे मामला के लिए एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें बैठ के ये दोबारा बातचीत करेंगे। कई और राउंड्स हो सकते हैं, शायद पाकिस्तान ही उसकी दोबारा भी मेजबानी करे। तो मुझे कुछ इस किस्म का सीन जुनेद साहब नजर आ रहा है। जी एजाज साहब, चूँकि आपको न सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी बल्कि दूसरे कई ममालिक में तवील अरसे तक सिफारतकारी का भी बहुत वसी तजर्बा है, उसकी रोशनी में ये हम समझना चाहते हैं आपसे कि जब ईरान के मुज़ाकरात के दौरान ये मुतालबात सामने रखे गए होंगे और आपने कहा उसमें मुमकिन है कि बात भी आगे बढ़ चुकी हो, जो आबना हुर्मुज़ का मामला है उस पर ईरान के जो मुतालबात है, एक तो उस पर कंट्रोल वो कह चुके हैं पहले कि ईरान और ओमान फैसला करेंगे कि आबना हुर्मुज़ मुस्तकबिल में कैसे चलेगी, फिर ये कि उस पर वो टोल वसूल करना चाहते हैं। अमेरिका के लिए क्या मुश्किल हो सकती है इन मुतालबात को तस्लीम करना? क्या वो इसको अपनी
अगर मैं नाकामी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूं, वो ऐसे देखेंगे कि वो इसको कामयाबी के तौर पे पेश नहीं कर सकेंगे, या वो इस चीज़ को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं कि ये जंग के बाद नए हालात हैं, इसमें ईरान ने इस वजह से ये ज़मानत दी है कि अमन कायम रह सकता है, इसलिए वो ये शर्त या मुतालबा कबूल कर लें, या उनके पास कोई बहुत ठोस वजह होगी इसको कबूल ना करने की? देखिए, अमेरिका ने तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो पहले कह चुके हैं कि जनाब वो तो खुली है। ये भी कह चुके हैं कि जी जिन मुल्कों ने को इस्तेमाल करते हैं हम तो करते ही नहीं है, वही जाके खुलवाएं। तो डोनाल्ड ट्रंप तो सच्ची बात है, किसी भी चीज़ को स्पिन दे के कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ईरान को भी तो अपनी गारंटी चाहिए ना कि दोबारा ये अटैक नहीं होगा। उस गारंटी के लिए वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही अपने लिए सबसे ज्यादा अहम समझेंगे। और इस पे अमेरिकी शायद इसलिए थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाएं, अगर ईरान उसको खोल दे जनरली लेकिन इस प्रोविजन के साथ कि अगर दोबारा किसी ने ईरान पे हमला किया तो ईरान जो है वो दोबारा इसको बंद कर सकता है। तो ये भी याद रखिए कि वेस्टवर्ड जो है ट्रैफिक, यानी जो अंदर आने वाली ट्रैफिक है, वो तो ईरानी पानियों से गुजरती है, और जो बाहर जाने वाली है वो ओमान के पानियों से गुजरती है। कम से कम हमने यही सुना है। आपको शायद ज़्यादा पता होगा। जिसका मतलब ये हुआ कि इसमें खाली ईरान नहीं है, ओमान भी है। और ईरान ने ये दिए हैं बीच में एक दो बार फीलर्स कि हम ओमान के साथ बैठकर इसका तय करेंगे मुस्तकबिल कि इसको कैसे है। ये याद रखिए कि कुछ बैनुल अक़वामी ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जिन पे इस किस्म के चोक पॉइंट्स पे कंट्रोल है। मिसाल के तौर पर डार्डेनेल्स जो है, जो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन को मिलाता है, वो तुर्की के पानियों में से गुजरता है। तो तुर्की एक कन्वेंशन है, मुझे कुछ याद नहीं, मोंटेगो कन्वेंशन है शायद, उसके तहत तुर्की उसके ऊपर टोल लगाता है। हर गुजरने वाले शिप के ऊपर तुर्की टोल लगाता है। और ये अब इंटरनेशनल लॉ में तकरीबन एक्सेप्ट हो गया हुआ है कि तुर्की ने टोल लगा दिया। कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा था जब UNCLOS बनी थी, लेकिन उन्होंने करता। इसी तरह ईरान की भी कोशिश होगी कि वो और ओमान मिलकर कोई किसी किस्म का टोल लगाने की यहाँ कोशिश करें, जिसको अमरीकी और बाकी सारे उसकी बड़ी सख्त मुखालफत करेंगे। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि ये तो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, इसमें से आप नहीं कर सकते। लेकिन ईरान के पास मुझे लगता है कि कोई और गारंटी है नहीं। तो इस पर काफ़ी घमसान की बहस होगी, मुझे तो ऐसे लग रहा है। और उसके बाद शायद महदूद पैमाने पर ईरान इसको खोले और साथ में जंगबंदी की तोसी हो। कुछ इस किस्म का ही मंजर मैं तो यही देख सकता हूँ जी। राइट। जैसे आपने जिक्र किया तुर्की ने उससे क्या इकदाम किए उससे मुताल्लिक, दर्रा दानियाल से मुताल्लिक, तो वो भी शायद एक मिसाल के तौर पे भी पेश किया जा सकता है इन मुज़ाकरात में, जो कि बॉस्फोरस और टर्किश स्ट्रेट्स के साथ उसका नाम लिया जाता है। एजाज साहब, अब हम इससे अगर आगे बढ़े, जो ईरान के अंदर हो रहा है और हुआ है, जंग ईरान पर मुसल्लत करने के बाद पूरी दुनिया के सामने है, क्या ईरान को कुर्बानियाँ देनी पड़ी, नुकसान उठाने पड़े, लेकिन उसने लबनान के लिए भी आवाज़ उठाई है, उठाता रहा है ईरान। लेकिन उसके साथ साथ उसने पाकिस्तान से भी लबनान के लिए हिमायत हासिल की, और पाकिस्तान ने ना सिर्फ ईरान के साथ लबनान के मामले पर भी आवाज़ उठाई है, बल्कि उस मौक़िफ़ को भी बरकरार रखा है। अब कुछ बात बढ़ी उसमें भी कि मुज़ाकरात हो जाएंगे इसराइल और लबनान के भी, लेकिन उसमें ईरान का मौक़िफ़ ये है कि हिज़्बुल्लाह को भी नुमाइंदगी दी जाए उन मुज़ाकरात में। क्या इन मुज़ाकरात में ईरान की जानिब से ये मुतालबा भी हो सकता है, और इस पे फिर पाकिस्तान की भी बज़ाहिर हिमायत उन्हें हासिल है, चूँकि पाकिस्तान ने भी दो टोक अल्फाज में कहा कि लबनान में भी जंग बंदी होनी चाहिए। लेबनान में जंग बंदी होनी चाहिए, ये कहना तो शायद मुमकिन ना हो उनका कि भाई हिजबुल्लाह को भी नुमाइंदगी दी जाए। वहाँ लेबनान में अपनी एक हुकूमत है और वही शायद उनके साथ करेंगे। लेकिन अगर जंग बंदी हो जाए, यानी इसराइल अगर उनके ऊपर गोले बारूद फेंकने बंद कर देगा, तो हिजबुल्लाह भी जवाब नहीं देगा, ईरान उसको रोक भी देगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लेबनान और पाकिस्तान ने सही मौक़िफ़ लिया है। उसकी वजह यह है कि जंग जो है वो आग की तरह होती है, यानी उसका दायरा फैलता है। तो जिस तरह आग का रिस्क रहता है कि वो फैल जाएगी, इसी तरीके से जंग का भी रिस्क रहता है। अभी वो साउथ लेबनान में है, फिर वो शुरू कर देंगे सीरिया की गोलान हाइट्स में, और फिर वो शुरू कर देंगे जॉर्डन की तरफ। ये तो एक क्रीपिंग फॉरवर्ड जो इनकी अप्रोच है कि हम ग्रेटर इसराइल अगर उस तरह नहीं बन रहा, उनका तो ख्वाब अब चिकनाचूर हो गया इस सीज फायर से। तो अगर वो नहीं बन रहा तो कम से कम हम साउथ ऑफ लेबनान का कुछ हिस्सा अपने साथ मिला लें। वेस्ट बैंक में तो वैसे ही उन्होंने ऐसे
भयानक कवानीन पास कर दिए हैं, आपको शायद पता होगा उन कवानीन का, कि अगर कोई फ़लस्तीनी किसी भी फ़लस्तीनी पे टेररिज्म का चार्ज लगा के वो उसको सजाए मौत दे सकते हैं। जी। और दूसरा, उन्होंने कोई पुराने कवानीन भी चेंज किए हैं कि जिसके हिसाब से सेटलमेंट्स जो हैं वो बड़ी तेजी से फैल सकती हैं। गोया वेस्ट बैंक को वो मुकम्मल तौर पर हजम करना चाहते हैं। और गजा में तो पहले ही उन्होंने वहां पे उसको तबाह व बर्बाद कर दिया। अब साउथ लेबनान को भी अगर लेके, तो नेतन्याहू साहब ये कहना चाहेंगे कि जी हमने एक देखे ग्रेटर इजराइल बना दिया। अच्छा, ईरान को समझ आती है उसकी ये गेम प्लान, इसलिए मेरा ख्याल है ईरान ने ये स्टैंड लिया, और पाकिस्तान को भी समझ आती है कि ये क्या क्या गेम हो रही है, तो पाकिस्तान ने भी सही स्टैंड लिया है कि लेबनान में भी मुकम्मल तौर पर जंग बंदी कीजिए, बल्कि इसराइल किसी और जगह फायर न करे। अगर इसराइल की गारंटी अमेरिका नहीं लेता तो फिर सीज फायर की एक्सटेंशन नहीं हो सकती। इसलिए ये बहुत कांटेदार यानी पॉइंट है, जिसके ऊपर मेरे ख्याल में आखिर वक्त तक बहस चलेगी। एजाज चौधरी साहब, अब वो मामला जिनका उन नकात में जिक्र किया गया है, जिस पर इससे पहले कई ऐसे मसाइल थे जिनका अमेरिका बहुत ज़्यादा जिक्र करता रहा, ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत से मुतालिक, तो उसमें आपको लगता है कितनी गुंजाइश है कि यूरेनियम अफजुदा नहीं होगा, यूरेनियम वहाँ ईरान में मौजूद नहीं होगा? ये बार बार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी कहते रहे कि ईरान एटमी ताकत नहीं बन सकता, एटमी हथियार वो हासिल नहीं कर सकता, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन ईरान इससे मुतालिक बहुत मौके पर वजाहत देता रहा है कि वो न्यूक्लियर जो एनर्जी साइट्स है उनको किन मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, और उसमें वो अकेले नहीं है, उसको रूस की जानिब से बहुत ज़्यादा ताउन हासिल रहा है, वो उसको अपना जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको अपना हक समझता है। इससे मुतालिक क्या ये मुमकिन है कि अमेरिका ईरान के इस हक को तस्लीम करे और इसके ऊपर तनाज़ा ख़त्म हो सके, या ये एक ऐसा मसला है जिस पर अमेरिका लचक नहीं दिखाएगा, आपको लगता है? देखिए, जंग से पहले स्टेट ऑफ हर्मुज भी आज़ाद थी, ईरान उसके ऊपर कोई कब्जा नहीं करता था। उसको अगर किसी ने इस जंग ने लेकर आया ईरान के कब्जे में, वो ईरान ने तब से शुरू ऐसे की है इस जंग की। इसी तरह न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर भी ईरान तो मान रहा था ना जी, 2015 में भी माना था। और अभी जब ओमान की फैसिलिटेशन में टॉक्स हो रही थी, तो ईरान बहुत दूर तक चला गया था, यानी जीरो एनरिचमेंट तक चला गया। लेकिन अब मुझे ऐसे कुछ इशारे मिल रहे हैं, जिस तरीके से जवाद जरीफ साहब का आर्टिकल था, कि वो कोई अब रीजनल अरेंजमेंट चाहते हैं। यानी रीजनल अरेंजमेंट का मतलब यह है कि इस खित्ते के तमाम ममालिक जो हैं वो अब सारे ये तय करें कि भाई 3.67 तक होगी सबकी, फिर इससे ऊपर किसी की भी नहीं जाएगी। यानी गोया ईरानी ये कह रहे हैं कि अब आप सिर्फ हमसे नहीं कहेंगे कि 60% को नीचे लेकर आओ, पहले इसमें सऊदी अरेबिया भी आएगा और इसराइल भी आएगा, और ये जितने खित्ते के ममालिक हैं ये सब एक, यानी एक किस्म की वो अक़वाम मुत्तहिदा में एक बहुत पुरानी प्रपोजल है, मिडल ईस्ट न्यूक्लियर फ्री जोन इन द मिडल ईस्ट, न्यूक्लियर फ्री जोन। ये बड़ा पुराना जी एनपीटी का से चल रहा है, और इस पे हर 20 साल बाद जब रिव्यू होता है उसमें ये बात आती है। मेरे ख्याल में अब ईरान उस पे भी अपनी पोजीशन थोड़ी मजबूत करेगा, क्योंकि अब वो ये समझता है कि अब उसकी पोजीशन मजबूत हो गई है। यानी वही बात है जो डिटेरेंस होती है ना, कि अगर कोई यूज ऑफ फोर्स करे और उसकी सिर्फ धमकी ज्यादा कारगर होती है, जब एक बार कर लें तो फिर कुछ फायदा नहीं होता, उसका फायदा मेरा ख्याल अमेरिका के साथ वही हुआ। तो अब न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी मुझे ऐसे लगता है कि ईरान अब वो पुराने वाली पोजीशन नहीं लेगा, वो ये कहेगा कि जी पूरे खित्ते की सतह पर रीजनल एक आप कॉम्पैक्ट बनाएं, जिसके अंदर हम भी फिर कम करते हैं और बाकी भी सारे कम करें। मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है जी।